रियल एस्टेट पैकेज से क्या काले धन को फरोग मिलेगा? क्या रियल एस्टेट पैकेज माशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगा? क्या IMF रियल एस्टेट पैकेज से मुतमईन होगा? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आज वो दिन है जब कश्मीरियों के अज़म के साथ, तहरीक आज़ादी के साथ हम इस अज़म को दोबारा दोहराते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हम बेनकाब करें उन मज़ालिम को जो कश्मीरियों पर ढाए जा रहे हैं भारतीय फोर्सेस की तरफ से, और ये भी कि आलमी बरादरी, चाहे वो OIC हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो या आलमी बरादरी मजमूई तौर पर हो, उनके ज़मीर को झंझोड़ा जा सके। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें इस सिलसिले में क्या काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं? कितना एग्रेसिव और जारहाना अंदाज में हमें कश्मीर के हक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी? कितने जहराना अंदाज में हमें कश्मीरियों की इस जो जुल्म सितम की दास्तान है इसको रोकने के लिए इक़दाम उठाने पड़ेंगे, और ख़ास तौर पर आलमी बरादरी तक पहुँचना पड़ेगा कि जी आपको अब भारत को रोकना होगा और कश्मीरियों को उनका जो हक़ है वो दिलाना होगा। ये इसी अहम तरीन सवालात से आज प्रोग्राम का आगाज़। अब्दुल्ला गुल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन है तहरीक जवानान पाकिस्तान के। मकबूजा कश्मीर पर अब्दुल्ला गुल साहब खुद, उनके वालिद उनका जो किरदार रहा बड़ा अहम रहा, हमीद गुल साहब का अल्लाह उनको जन्नत दे। हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं। गुल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। सर फरमाएं कि यानी कश्मीर पर हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे एक्शंस आर दे सेटिस्फैक्ट्री और नॉट। आपकी नज़र में आज फिर हम खड़े हैं 5 फरवरी पर, आर सेटिस्फैक्ट्री, जो हमारे जो डायरेक्शंस हैं वो सही है, जो हम इक़दामात हैं आर दे सेटिस्फैक्ट्री? गुल साहब। सैफान खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा जो है तारुफ भी कराया और मेरे वालिद के हवाले से बड़े अच्छे कलमात अदा किए। मैं ममनून हूँ आपका। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान के हवाले से कि हमारे ये सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, मेरा ख्याल है कि जब तक के आज़ादी कश्मीर जो है वो हासिल ना हो जाए तब तक हमारी, चाहे वो सियासी कोशिशें हों, सिफारती कोशिशें हों, इखलाकी हों या अमली कोई कोशिश हो, ये सब की सब जो है वो बेकार है। फैसला हमें ये करना है कि 77 सालों के अंदर इस आज़ादी की तहरीक ने जो है तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग जो है इसमें वो शहीद हो गए। और ख़ुद जब 1947 के अंदर जिस तरीके से जम्मू के अंदर मैसेकर हुआ, तो बरतानवी अखबारात ने जो है वो लिखा कि तकरीबन 2,35,000 लोगों को शहीद कर दिया गया। ये बहुत बड़ा फिगर है। मेरे ख्याल में अपनी आवाम को हमें ये बताने की बड़ी ज़रूरत है, और ख़ास तौर के अंदर जिस तरीके से कश्मीरी जो कहानी है वो आज से नहीं बल्कि 200 साल पहले से शुरू होती है, 1832 से कहीं जाके शुरू हो जाती है, जिसके अंदर जिस तरीके से जो है लोगों की खालें खिंचवाई गई और लोगों पर जुल्म किया गया, ये एक बड़ी तवील दास्तान है। इससे मुबर्रा अब ये जो सूरत हाल है, हमें समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और कश्मीर का ताल्लुक क्या है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो, एक तो कहा जाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि कश्मीर तो है पाकिस्तान। उसकी बड़ी वाज़ेह दलील ये है कि जिस दिन जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ और जिसको भारत ने मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान ने कबूल कर लिया, तो कई जो डाकखाने घर थे मकबूजा कश्मीर के अंदर, वहाँ से 26 अक्टूबर तक, जब तक के भारत ने अपनी नापाक को वहाँ नई वादी में, तब तक जो है वो वहाँ की तमाम डाक स्टैम्प्स जो थी उनके ऊपर ना भारत का, ना उसके अंदर जो है वो बरतानवी सरकार का, बल्कि पाकिस्तान के झंडा और पाकिस्तान की मोहर के जरिए वो उनकी खतूत की तरसील हुआ करती थी। ये बड़ा अहम नुक्ता है। और साथ ही साथ जो है वो तमाम सरकारी अमलाक के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया जाता रहा 26 अक्टूबर 1947 तक। अब इसी तरीके से सरदार इब्राहिम खान साहब, जो कि बहुत बड़े मुजाहिद समझे जाते हैं, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से उनका बड़ा किरदार है और रिश्ते में मेरे मामू भी लगते हैं। तो सरदार इब्राहिम साहब ने 19 जुलाई 1947 को इल्हाक़े पाकिस्तान का ऐलान कर दिया, यानी कि पाकिस्तान के क़याम से अब ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल में अब तो बड़ा वाज़ेह है कि क्या हाल है। तो पाकिस्तान का नारा कश्मीरियों ने 26 दिन पहले लगा लिया। अब देखना यह है कि फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर करारदादें ली गईं
जब कायदे आजम के हुक्म के ऊपर जनरल डगलस ग्रेसी ने फौज भेजने से इनकार कर दिया, तो नतीजा ये हुआ कि कायद ने कबाइल को कहा, जहां मासूद और वजीर कबाइल जो है वो सफ़े अव्वल में आए और उन्होंने एक बेहतरीन किरदार अदा किया और श्रीनगर एयरपोर्ट तक जो है वो जा पहुंचे। आज भी उनकी कब्रें जो हैं वो आजाद पतन पे और कश्मीर के अंदर जगह जगह मौजूद हैं। अब देखना यह है कि ये तो कश्मीर का ये एक मामला है और फिर खुद प्रोफेसर एलिस्टर लैम्ब की एक किताब मौजूद है, कश्मीर अ डिस्प्यूटेड लेगेसी। उसके अंदर प्रोफेसर एलिस्टर लैम्ब कहते हैं कि जनाब कोई जो डॉक्यूमेंट ऑफ एनेक्सेशन है वो इल्हाक के हिंदुस्तान का वो कोई मौजूद नहीं है। जब राजा हरि सिंह के ऊपर जाके वल्लभ भाई पटेल जो है उसके पास श्रीनगर पहुंचा और उसके बाद श्रीनगर से वो भाग के जम्मू चले गए, तो जम्मू के अंदर वो गया और फिर राजा की अदम मौजूदगी में वल्लभ भाई पटेल ने एक कागज का टुकड़ा हवा में यूं करके लहराया और कहा कि जनाब ये देखें कि ये एनेक्सेशन डॉक्यूमेंट है। अब मजे की बात ये है सैफान खान साहब कि एनेक्सेशन डॉक्यूमेंट जो है वो आज तक यूनाइटेड नेशन में नहीं पेश किया गया। उसकी वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट विदाउट फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं पेश होता, यानी कि झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं चलेगी। अब ये वो तमाम बातें हैं जो पाकिस्तान के केस को मजबूत करती हैं और मेरा ख्याल है कि हमें मजबूत सिफारतकारी की जरूरत है। लेकिन हमें क्या जरूरत है, पहले बताएं कि हम इस जो आज़ादी की है इसको सैल्यूट करते हैं, तमाम शुहदा को, तमाम जो इस वक्त इसमें जंग में जो मुजाहिदीन जो इस वक्त है जो इसमें शामिल हैं उनको भी आज दिन ही है कि हम उनके अज़म को इस पर जो है सराहें यहाँ पे बैठ के। लेकिन अब ये कि जो आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ने वाला काम था वो शायद हमारा काम था, इसका मतलब हम उसमें कामयाब हुए या नहीं हुए? जी देखिए, मेरे ख्याल में हम काफी कामयाब भी हुए और कई जगह मैंने आपसे पहले कहा कि जब तक कि आज़ादी का हसूल नामुमकिन हो तब तक हम कोई भी एफर्ट्स जो हैं उनको मुकम्मल सराह नहीं सकते। लेकिन मैं आपको यही गुजारिश कर रहा हूं कि 2020 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 626 अराकीन ने करारदादें पेश की पाकिस्तान के और कश्मीर के हक के हवाले से। अब आप ये देखें 750 अराकीन के अंदर में 626 जो है वो लेकिन भारत की सरकारी काम आई और ये बात दबा के रख दी गई जो कि हमारे दफ्तर खाना को उजागर करनी चाहिए थी। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन में 337 अराकीन ने जो है यूरोपियन यूनियन के वो जो कश्मीर के हवाले से बेहतरीन करारदादें मंजूर की गई, लेकिन हमने उनको उस तरीके से उजागर नहीं कर सके जिस तरह से करना चाहिए था और उन लोगों को खत लिख के अपने सफारतकारों के जरिए उनको जो है थैंक यू करना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया। मेरे ख्याल कि हमारी चंद कमियां कोताहियां हैं, लेकिन अगर हम आलमी बरादरी के ऊपर इन्हिसार करें सैफान साहब, मैं समझता हूं कि ये कोई मुनासिब अमल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आलमी बरादरी का आपने जो बेहिसी थी वो आपने देख लिया, जिस तरह से इंसानियत का तमाशा उन्होंने गजा में होता देखा और उसके ऊपर खामोशी साधे रखी, तो मेरे ख्याल है ये क्रिमिनल साइलेंस ऑफ वर्ल्ड था। दुनिया बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है, दुनिया को भारत के हवाले से उनके कुछ अज़ाइम हैं, वो चीन के मुकाबले में भारत को ताकतवर और तवाना देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा जो जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान को ये एफर्ट खुद करनी, तो आपके जरिए मैं आज के दिन एक खसूसी पैगाम जो है वो हाथ जोड़ के पेश करना चाहूंगा और वो ये है कि आज के दिन हमें ये फैसला करना है मिन हैसुल कौम कि हमें एक कौमी कश्मीर पॉलिसी चाहिए, जामे, मजबूत, वाज़े, वाशगाफ, दो टोक, ताकि हमारी कौम और हमारी रियासत और हमारी हुकूमतें, चाहे वो आज कोई है कल कोई होगी, वो उससे डिविएट ना कर सके, वो उससे मुनहरफ ना हो सके। जैसे आपने देखा नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया और फिर उसके बाद एक पैगाम में पाकिस्तान का बयानिया जो है वो देखने में आया। इसलिए कौमी कश्मीर पॉलिसी एक जो मुसम पॉलिसी है उसकी आज अशद जरूरत है ताकि एक डायरेक्शन सेट हो जाए। देखें, मैं होप की बात करूंगा जो भारत ने इस टाइम पे गुल साहब ये मुझे बताएं कि लोग कहते हैं मिसाल के इंडिया के साथ पेश आना है तो चीन की तरह पेश आना है, यानी ये जो हमारा जो रवैया रहा है उस रवैये के साथ कभी भी कश्मीर की आज़ादी का जो हुसूल है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस गुल साहब? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूं
के काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक दोनों अप्रोचेस जो हैं वो आपकी काम करती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि भारत ने बड़ी तेजी से और बड़ी जो एक चालाकी से और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में एक मायूसी की सी कैफियत जो है वो पैदा कर दी है। इस मायूसी को आड़े नहीं आना चाहिए। 130 साल अमेरिका जो है वो अपनी खाना जंगी जंग लड़ता रहा और सिविल वॉर होती रही, लेकिन आज वो अमेरिका कहाँ खड़ा है। इसलिए पाकिस्तान ये 77 साल कोई मानी नहीं रखते। गो के ये बहुत मुश्किल है। इसके अंदर मुशर्रत आलम जैसे लोग मौजूद हैं, इसके अंदर जो है वो जो यासीन मलिक साहब जैसे लोग मौजूद हैं, इसके अंदर डॉक्टर कासिम फख्तू जैसे लोग मौजूद हैं, आसिया इंदराबी जैसे जो है वो पुरअज़म खवातीन मौजूद हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें जो अप्रोच है वो मायूसी की नहीं बल्कि इस जमूद को तोड़ना पड़ेगा और मिन हैफुल कौम हमें ये फैसला करके उठना है कि हमने भारत उनको नाकाम बना के कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलाना है। और जो इस टाइम पे कश्मीर के अंदर एक जिसको कहते हैं अंगारवादी बना के रख दिया, उसका मकरू चेहरा भारत का जो है पूरी दुनिया के सामने आशना करना है। मैं आप जैसे मीडिया लोगों को सलाम पेश करता हूं। आपने हमेशा, सैफान खान साहब, आपने हमेशा कश्मीर का जो केस है वो बड़ा मजबूती से लड़ा है। आप जवान आदमी हैं और माशाल्लाह जो हौसला आपके अंदर है। तो ऐसे तमाम मीडिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जब ये काम करता है और पूरी दुनिया के अंदर भारत के मकरू अज़ाइम को जो है उजागर करता है, तो यकीन मानिए कि अभी आपने देख लिया कि अंग्रेज जो बरतानवी अखबारात हैं, यूरोप के अखबारात हैं, अमेरिका के अखबारात हैं, कनाडा के अखबारात हैं, उनके अंदर इंडिया पे थू थू हो रही है। यूनाइटेड नेशन की दो आना, लेकिन ये फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट आड़े आ जाता है। क्या वजह है ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट आड़े आ जाता है? ये उनके अपने जो तिजारती ताल्लुकात आड़े आ जाते हैं, या भारत की अपनी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है अगेंस्ट चाइना, ये वो आड़े आ जाती है जो फिर उनकी हुकूमतें कुछ नहीं कर पाती इस पे? जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। भारत अभी वक्ती तौर पे उस स्ट्रेटेजिक अलायंस को जो है वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। आपने देखा कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आए तो भारत के हवाले से कुछ उन्होंने सख्त पॉलिसियां जो हैं वो लेने का इरादा किया है, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्की या कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम हैं और उनको निकालने की भी बात हो रही है। और खुद भारत ने 18,000 लोगों को निकालने का इंदिया दिया है। लेकिन इस सबसे मुबर्रा हकीकत यह है कि ये हमारी जंग है, हमें लड़नी है। कश्मीर जो है वो ऐसे ही पाकिस्तान का हिस्सा है जैसे बलूचिस्तान का क्वेटा, जैसे पेशावर, जैसे मुल्तान, लाहौर, कराची, ये ऐसे ही कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है। अगर जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि कश्मीर के ऊपर जो भारतीय जारियत है उसका वैसे ही मुकाबला करना है जैसे अगर खुदा न खास्ता क्वेटा या कराची पर हमला हो जाए, तो फिर हमने क्या करना है। जिस दिन हमने ये फैसला किया उस दिन कश्मीर की आज़ादी हमसे दूर नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेरे ख्याल में कोशिश और एक इज्तमाई दानिश का मुजाहिरा करें तो मेरा ख्याल है कि हम भारत को जो बहुत मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे भारत जो है वो एक मफलूज पोजीशन में आ चुका है। 10 लाख से ज्यादा फोर्सेस उसने तैनात किए हैं जिनमें बददिली फैल गई है और वो वहां से जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अवाम की ताकत के सामने जो है बेबस होके रह गए हैं। क्योंकि ताकत कभी भी जो है वो एक कौमी जो इत्तेहाद होता है और कौमी उमंग जो है उसको दबा नहीं सकता। इसलिए कौमें हमेशा जो है वो जिंदा रहती हैं, कौमें हमेशा जो है वो जीत जाया करती हैं, और कश्मीरी कौम भी इंशाअल्लाह ताला जरूर जीतेगी। और पाकिस्तानी कौम जो है, जो कि उसका पुश्तीबान है और उसका बेस कैंप है, हमें इस बेस कैंप को मजबूत होना है और मायूसियों से दूर करना है इंशाअल्लाह। और लगता है कि ये दिन नजदीकी है गुल साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं सैफान साहब समझता हूं आपकी ज़बान मुबारक हो। इंशाल्लाह बिल्कुल ये दिन दूर नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि हम आज अपनी सियासत के चक्करों में पड़े हुए हैं। मुझे अफसोस है कि आज कौम के जो सियासतदान, जो कि अपने आप को सियासतदान कहलाते हैं, उनको कश्मीर के हवाले से वो किधर गुम हो गए हैं। इज्तमाई दानिश, उनकी सोच, उनका अमल, उनका फिक्र, उनका किरदार जो है आज क्यों खामोश हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं
कोई मगरबी तसल्लुत है या कोई भारतीय इन्फ्लुएंस मौजूद है या उनकी ज़ुबानें गुंग हो जाती हैं जब मसला कश्मीर की बात आती है। हमने ये भी देखा कि 5 अगस्त 2019 को एक साजिश के जरिए जो है कश्मीर को जो है बाकायदा एनेक्स करने का मौका दिया गया। आर्टिकल 375 और 35A जो है 370 और 35A का जो है वो इतलाक करने दिया और भारत ने अपना मकरू परचम जो है वो वहां वादी कश्मीर के अंदर लहरा दिया, उनके बुनियादी राइट सल्ब कर दिए और कश्मीरियों को जो है जेलों में डाल दिया, इज्तिमाई आबरू रेजी की गई औरतों की। और इसी तरीके से जो उनके एक डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, आबादियाती नक्शे को तब्दील किया गया, उनके बुनियादी हकूक जो थे जो कि आईने हिंदुस्तान के मुताबिक उनको देने वो खत्म कर दिए गए। यूनाइटेड नेशन के चार्टर को जो है रोंद के रख दिया गया और तमाम इंटरनेशनल कवानीन को जो है वो अपने ज़ेर संगीन जो है उन्होंने डाल दिया। तो लेकिन क्या उन्होंने आज़ादी का नारा रोक लिया? तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह ये है कि आज़ादी का नारा ना रोकेगा। और जिस तरह आपने आवाज़ बुलंद की अब्दुल्ला गुल साहब, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए और आपने आवाज़ बुलंद की और हर जगह बुलंद करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप प्रोग्राम में साथ रहे और आपने इस पर गुफ्तगू की। खुसूसी तौर पर अब्दुल्ला गुल साहब ने आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, तो ये अज़म जो है ये ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह और पाकिस्तान हर फोरम पर यह आवाज़ बुलंद करता रहेगा, जो मज़ालिम हैं उनको बेनकाब करता रहेगा और कश्मीरों के हकूक़ की आवाज़ उठाता रहेगा। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हम आएंगे तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर रियल एस्टेट के हवाले से रीसेंट पैकेज और इस पर जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है उसका मौक़िफ़ क्या है, क्या काले धन इससे जो है प्रमोट होगा या नहीं होगा, ख़ास तौर पर IMF इससे मुतमईन होगा या नहीं होगा, और पाकिस्तान की मईशत को क्या इससे एक नई डायरेक्शन मिलेगी या ये वही इस वक्त जिसे कहा जाए कि वही पुराना फार्मूला दोबारा आजमाया जाएगा। एक ब्रेक के बाद ये सारे सवाल बेनकाब करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, रियल एस्टेट पैकेज आखिरकार क्या है, इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर किस तरह पड़ेंगे। PBC ने, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कुछ एतराज़ात किए थे कि ये जो इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ ब्लैक मनी, तो ये एतराज़ात कितने दुरुस्त हैं, कितने गलत हैं और क्या वाकई में इससे इकॉनमी को बूम मिलेगा या फिर अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को बूम मिलेगा। यानी बड़ा अहम सवाल है ये भी हम सवाल उठाएंगे। साथ साथ शहर कराची के हवाले से कब्ज़ा माफिया जो सरगर्म है, इस कब्ज़ा माफिया पर गुफ्तगू होगी। रिसेंटली इस पर बहुत सियासी बयानात आए जब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में एक इंडस्ट्रियल से मीटिंग की, वहाँ उन्होंने ये शिकायत की कि आप जो भी आपकी कंप्लेन है वो आप मुझसे करें। उन्होंने कुछ कमेटी बनाई, कमेटी का इजलास भी हुआ। उस इजलास में क्या हुआ, उस इजलास को और उस शिकायत को लेकर MQM ने भी बड़े सियासी बयान दिए कि ये बेसिकली जो बिजनेस के लोग थे उन्होंने अपना हाल अहवाल बयान किया था, जो उनसे पूछेगा तो वो हकायक उन्होंने बयान किए थे, कोई शिकायत नहीं करी थी, कोई चुगली नहीं करी थी। तो ये बड़े अहम सवालात हैं। कराची शहर की मजमूई माशी सूरत हाल पर भी हसन बख्शी साहब चेयरमैन आबाद प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हसन साहब ये फरमाएं कि पहले तो ये जो रियल एस्टेट पैकेज है क्या डिफरेंस है इसमें और उससे पहले जो पैकेज है, पहले ये बताएं इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले जो पैकेज आया था उसमें एक एमनेस्टी थी कि अगर आपने प्लॉट डिक्लेयर नहीं किया है वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं, सब्जेक्ट आप उसमें 6 महीने में कंस्ट्रक्शन शुरू करें। इसी तरह अगर जो बायर है उसको भी एक एमनेस्टी थी। अब जो ये पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, देखिए पिछले बजट में रियल एस्टेट पे बहुत सारे एडवांस टैक्सेस इन्होंने हाई रेट की लगा दिए थे और लगाने की वजह से ट्रांजैक्शन और बिज़नेस स्लो डाउन हो गया था। सो हमने प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया, दीगर मिनिस्ट्रीज को अप्रोच किया कि देखिए आपने इस वक्त ट्रांसफ़र पे 13-14% टैक्स लगा दिया है और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 34 से 36% टैक्स लगा दिया है और इस 13-14% पे तकरीबन 8% एडजस्टेबल टैक्स है जो कि 236C और 236K का है, 3% FED है और 2% प्रोविंशियल टैक्स है, 2-3%। सो हमने कहा कि एडवांस टैक्स हम साल के एंड में एडजस्ट कर लेते हैं। सो हमने उनसे गुजारिश की थी कि चूँकि लिक्विडिटी के इश्यूज़ हैं, आप अप फ्रंट हमसे नहीं लें टैक्स, जो भी मेरी लायबिलिटी बनती है आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ले लें। सो उन्होंने वो जो एडवांस टैक्स की शरह थी वो 4% से कम करके या कम करने जा रहे हैं, 2.5-3% पे वो लेके आ रहे हैं। दोनों 8% थी, इसको 3% पे लेके आ रहे हैं। तो कुछ हमारे भाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के और लेकिन उससे पहले ये बताएं मतलब कि ये इससे फ़र्क क्या पड़ रहा था। ठीक है, एक तो ये कि FBI के चेयरमैन की स्टेटमेंट कोट की गई लंगड़ा साहब की कि अनडेवलप्ड जो लैंड है, जो प्लॉट्स की ट्रेडिंग है, उस पर फ़र्क पड़ रहा था या मजमूई तौर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ रहा था? देखिए, उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दी लंगरेयाल साहब ने कि पिछले 6 महीने में इस पिछले साल के मुकाबले में
ट्रांजैक्शन 50% कम हो गई है और टैक्स कलेक्शन भी बैडली अफेक्ट हुआ। अनडेवलप्ड लैंड की ट्रांजैक्शन या ओवरऑल? उनके पास वो रियल एस्टेट की बात, रियल एस्टेट की बात, मतलब उनके पास ये बाइफर्केटेड नहीं था जो हमें दिखाया गया। सो उन्होंने ये कहा कि हमारे से ये एक गलती हो गई है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन रुक गई है। सो हम किसी किस्म की, आपके चैनल के थ्रू मैं बताऊं, मराहत नहीं मांग रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो अपफ्रंट हमसे टैक्स लेते हैं ना, आज लेते हैं रजिस्ट्री के वक्त, तो ये आप जो भी मेरी टैक्स लाइबिलिटी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तब ले लीजिए, ताकि लिक्विडिटी मेरे पास काम करने की रहे। दूसरी चीज जो हमने हमारा ये जो गलती है ये इट वाज इंटेंशनल या फिर इट वाज अ कंडीशन ऑफ आईएमएफ? सर ये भी नहीं, उनके अपने इख्तियार में क्या है कि ये गलती करें? आईएमएफ की ये मैं आपको बता दूं क्लियर कि कोई ये कंडीशन नहीं कि टैक्स के रेट बढ़ाओ। वो कहते हैं टैक्स का कलेक्शन बढ़ाओ। दे डोंट वांट कि आप टैक्स को 20% से 60% कर दो। वो कहते हैं कि आप भले रेट कम कर दो, कलेक्शन बढ़ना चाहिए। तो अभी इससे फर्क पड़ेगा टैक्स कलेक्शन पे जो आप होने जा रहे हैं एकदम? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पहले अप फ्रंट लेते थे वो अब एट द टाइम ऑफ रिटर्न लेंगे। दूसरी चीज़ जो हमारा सवाल था वो FED का था, फेडरल एक्साइज ड्यूटी बजट में लगाई गई, और हम ये समझते हैं कानून में लिखा हुआ है, हम क्या समझते हैं कि ये उस प्रोडक्ट पे लगती है जो अमूमन फैक्ट्री में तैयार होता है। तो हमारा प्रोडक्ट फैक्ट्री में नहीं तैयार होता, तो उस पर FED या कोई लग्जरी आइटम पे लगती है, जैसे जिसको डिस्करेज करना हो, अल्कोहल है, सिगरेट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं। सो हम पे ये नहीं लगता है। तो ये भी फेडरल गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि ये काम गलत हो रहा है, तो और वो उसको करेक्शन करने जा रहे हैं। मिफ्ता साहब ने मेरे ख्याल में कहा कि बहुत रिलीफ देने चाह रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आया कि मिफ्ता साहब ने क्या बात की। नहीं, लेकिन दूसरी चीज़ें जो है कि पहली बार ख़रीदारी के ऊपर टैक्स की छूट या फिर आपके जो इस हवाले से और जो इक़दाम हैं, तो वो एक तरह से ये नहीं है कि आप एक सर्टेन ट्रांजेक्शन तक अगर छूट मिल जाती है तो वो एमनेस्टी हो जाती है वो बात? देखिए, आप ये बात समझें कि हमारा क्या कहना था कि ये जो आप फाइलर नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन ख़त्म करें, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने दें, और जैसे ही वो अपनी ट्रांसफ़र कराता है आपके पास सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप कर लें कि प्रॉपअप हो जाए, आप उसको नोटिस भेज दें पैसे कहाँ से आए, वो एक्सप्लेन करेगा, और अगर एक्सप्लेन नहीं कर सके तो नेचुरली आपके पास पेनल्टीज़ के क्लॉज हैं, कंसीलमेंट की पेनल्टीज़ हैं, वो आप लगाएं। लोगों को रोके नहीं। हो ये रहा है पाकिस्तान का नॉन फाइलर जाके दुबई में प्रॉपर्टी ले रहा है, लंदन में ले रहा है, फ्रांस में ले रहा है, यूके में, US में ले रहा है, वो हमारे यहाँ नहीं ले सकता। सो हमारा बहुत आसान, अगर ज़बान में समझाऊँ, हम ये कह रहे हैं कि एक हाईवे बनाए, मोटरवे, उस पर आ जाने दें, टोल टैक्स से पहुँचने दें, वहाँ पर उससे टैक्स ले लें। आप कहते हैं कि नहीं, उसको टोल टैक्स हाईवे पे चढ़ने ही नहीं दो, कच्चे के रास्ते से निकालो। सो दिस इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर सेइंग एंड व्हाट दिस। वो जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रही है कि आप लोग हाईवे पे चढ़ते ही नहीं, आप यानी अनडॉक्यूमेंटेड तरफ चले जाते हैं, जिससे माशी फ़ायदा नहीं होता, ब्लैक इकोनॉमी प्रमोट होती है, ट्रेडिंग ऑफ प्लॉट्स बढ़ जाती है, और सारा जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा भी इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, बैंकों से निकलेगा, वो दोबारा प्लॉट्स की कीमतों में जाएगा, प्राइसेस एस्केलेट होंगी, और वो फिर वही होगा कि बिलियंस इन द अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एक बिल्डिंग बनती है ना 2000 गज पे, उस पर 2.5 अरब रुपये का मटीरियल लगता है, और उसमें मैन्युफैक्चरर सारी पाकिस्तानी फैक्ट्रीज का माल लगता है, अमूमन लेबर भी पाकिस्तानी, बनाने वाला भी पाकिस्तानी, ख़रीदार भी पाकिस्तानी, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तान उसमें फ़्लैट ख़रीदने को पैसे भेजता है। और मेरा एक सवाल हो गया आपके तवज्जुह से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से कि उनके सेक्टर के कुछ लोग, मैं आते हुए देख रहा था कौन कौन है, तो वहाँ तो कार्टेलाइजेशन नॉट इन फॉर्म जस्ट फॉर द प्राइस, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के कितना किसने बनाना है उस पर भी कार्टेलाइजेशन हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को कि अपने थोड़े से अपने गिरबान में भी जाके, तो आप CCC पे रिक्वेस्ट करें ना कि नहीं, वो भी गिरबान में जाके, उनके भी वो एक्चुअल उन्होंने तो कहीं बार एक्शन लिया भी। ये जाके एक बहुत मजबूत वकील खड़ा करते हैं जिसको 2 करोड़ रुपए फीस देती है, एक फेस वैल्यू होती है, वो स्टे हो जाता है। देखिए, जो आप लोग भी 2 करोड़ का कर सकते हैं। हम तो पार्टी नहीं है ना उसमें, वैसे मतलब मजबूत उसमें तो मोनोपोली कमीशन उनको पकड़ती है, उस पर केस करती है, स्टे ले आते हैं। तो ये इन हाउस भी उनको देखना चाहिए कि ये चीज़ें करें। चैलेंज ये कि हम जो है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएंगे इससे या नहीं जाएंगे, या हमारा ये होगा कि फिर हम यही सोचेंगे कि अभी थोड़ी प्राइसेस स्टेबलाइज हुई थी रियल एस्टेट की, ये फिर शूटअप हो जाएंगी और फिर वो स्पेकुलेट करके वो हमारे हाथ से, वो हम सुनते ही रहेंगे कि फ्लाइट वो जो फाइल्स हैं उनका कारोबार। देखिए, हम फाइलों के कारोबार को प्रमोट नहीं करते, ना सपोर्ट करते हैं। हम तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को और डेवलपमेंट स्कीम को, एक रॉ लैंड को जो डेवलपमेंट स्कीम बनाता है उसको करते हैं। दूसरी बात, आपने जो कही फाइलर बनेगा, हमारा, मैंने फिर रिपीट कर दूं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो भी प्रॉपर्टी ले उसको आप लेने दें,
लेने के बाद ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो रजिस्ट्रार जिस वक्त रजिस्ट्री करे उसके 15-20 मिनट में वो प्रॉपअप हो जाए FBR के सिस्टम में कि ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी की इस शख्स ने की है, ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है और इतने की ट्रांजैक्शन है। सो FBR अपने नेक्स्ट 3 महीने में 6 महीने में जो भी लेजिस्लेशन में अगर बेहतरी लानी है वो ले आए और उसको नोटिस करे कि भाई आपने प्रॉपर्टी ली है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें ये बताएं सर कि आपने कहा कि वर्टिकल कंस्ट्रक्शन को हमें प्रमोट करना है, ये आप कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ रिलीफ, ये तो आपके जो ड्रास्टिक टैक्स मेजर्स थे उन्हीं को आप रिवर्स कर रहे हैं, नथिंग न्यू। जी। इससे पहले तो मेजर्स अनाउंस हुए थे इमरान खान की गवर्नमेंट में, तो कराची में कितनी कंस्ट्रक्शन हुई, कितनी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हुई, उसके बाद क्या फर्क पड़ा था, मुझे पता है मईशत पे क्या फर्क पड़ा, कितनी जॉब क्रिएशन हुई, डू यू हैव एनी नंबर्स? नो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं, बट आई विल शेयर यू फ्यू गुड। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उस हुकूमत में जीडीपी का 9.6% शेयर कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट बिजनेस का था। आज वो कम होकर 2.5% या 6% पे हो गया। तो ये तो एक नुमाया, यानी 3 टाइम्स वो कारोबार कम हो गया। तो वो 9.6% उस पैकेज की वजह से हुआ था? जी। अच्छा। फैसिलिटेशन था ना, गवर्नमेंट की हाउसिंग की प्रायोरिटी थी। नहीं तो कोई नए पैकेज मुझे तो यहाँ पे जब भी बिल्डर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कराची में हो ही नहीं रहा उसका कोई इम्पैक्ट, क्योंकि बिल्डिंग कंट्रोल में नक्शे फंसे हुए, महीनों बैठे रहते हैं, कोई प्रोजेक्ट आते ही नहीं, अनाउंस ही नहीं होता। वो बल्कि डेट जो थी कि वो उस डेट तक आपको रजिस्टर कराना था, वो डेट ही निकल जाती थी नक्शा पास कराने में। पहले तो मैं तो ये सुना था। पहले तो आप ये समझें कि आबाद नुमाइंदगी कराची की नहीं करती, पूरे पाकिस्तान की करती, ठीक है ना। तो हमें उस पहलू से निकल के बात करनी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार मेरे ख्याल में 2200 प्रोजेक्ट उस फिक्स टैक्स रिजीम 100D में रजिस्टर हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मेरा अपना ये कहना है, और FBR इसको या तो इसको डिनाई करे या माने, 72 ईयर्स में इस सेक्टर में जितना कलेक्शन हुआ ना उसको एडअप करें और उन 3-4 साल में जितना कलेक्शन आया, ये फिगर्स आए, ये आने चाहिए थे, जो सामने आया हो गए ना, वो कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान भर में। आई एम टॉकिंग, देखिए लेट्स टॉक नेशनल, ठीक है ना। सो हम ये कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री चलती तो 74 अलाइड इंडस्ट्री चलती है, हमारी इंडस्ट्री चलती तो 10 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड होते हैं, हमारी इंडस्ट्री चलती है तो 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज जो इस मुल्क में है, जिसकी वजह से कच्ची आबादी बन रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है, चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, वो ख़त्म होते हैं, किसी हद तक वो एड्रेस होते हैं। हमारी इंडस्ट्री चलती है तो एक आम आदमी को मुनासिब कीमत पे मकान मिलता है, जिससे उसका पाकिस्तान का कनेक्शन बनता है। देखिए, अगर मैं या आप कोई भी किराए पे रह रहा है, उसको पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बाहर अगर चला जाता है, पर अगर हमारा अपना मकान है, सर छुपाने की छत है, तो इस मुल्क से, इस शहर से, इस सूबे से हमारा ताल्लुक़ रहता है, जो कि हमें, और ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, रोटी कपड़ा मकान, ये कोई फेवर नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, के लोगों को मुनासिब कीमत पे उनका घर मिलना चाहिए। कितने घर मुनासिब कीमत पे मिल गए लोगों को? देखिए, अब मेरे पास नंबर्स नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि उसमें, और वो कितनी मुनासिब कीमत थी? मैंने तो जहाँ भी पूछा, वो मुनासिब कीमत तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर हम कह सकते हैं मुनासिब कीमत है। जी, आजकल के दौर में जब आपका उस वक्त डॉलर था 130-140 रुपये, फिर 320 हो गया, फिर 280 हो गया। जहाँ तक इंस्टॉलमेंटें बन रही थी 30-35 हज़ार रुपये, अगर कोई 50 हज़ार रुपये इनकम कमाता है, एवरेज पाकिस्तानी की बात हो रही है ना, एक अबव एवरेज की बात नहीं हो रही, तो वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, ये जो सस्ता तो नहीं था, ऐसे आप कह सकते हैं। मैं मुनासिब कीमत किसको कहूँगा पता है? जो लास्ट टाइम जिसकी तशरीह हो गई थी। अगर आप रेंटल इनकम पे, रेंटल मकान में रहते हैं ना, तो उतनी ही आपकी रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, उतनी ही आपने 10-20% डाउन पेमेंट किया और बाकी आप 20, दुनिया में कैसा होता है, यही होता है ना, 20 साल में आप पेमेंट करते हैं, जितनी आपकी रेंटल इनकम है उससे कम या उतनी मैक्सिमम आपकी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, वो है मुनासिब कीमत। हर सेक्टर के लिए ये अलग है, मतलब हर आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, वो भाई कैमरामैन के लिए अलग है। दिस इज़ दी फंडामेंटल लॉ कि इस तरह होना चाहिए ये। और इस तरह था, इस तरह था, हो गया था उस वक्त। अच्छा, लेकिन मतलब खैर बाज़ लोग थे जो 35 हज़ार रुपये नहीं अफोर्ड कर सकते थे, 50 हज़ार तनख्वाह थी, 15 हज़ार के रेंट पे रहते थे, लेकिन इंस्टॉलमेंट 35 हज़ार बन रही थी, उन्होंने वो नहीं ले सके। तो सही मायनों में जो लो कॉस्ट हाउसिंग है वो नेचुरल आई थी, मतलब उस पर। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में तो कम थी, पर नैपडा ने की थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए थे, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने किया और कामयाबी से किए। और मैं उनसे सुन रहा था उनकी प्रेजेंटेशन कि आउट ऑफ 31,500 सब्सिडाइज्ड लोन ऑफर्ड टू दी फर्स्ट टाइम होम बायर्स इन पाकिस्तान, 99% लोगों की रीपेमेंट इन टाइम है। सो
प्लीज़ उन लोगों को मुबारकबाद दीजिए, उन आम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद वापस कर दिया कर्ज, जिन्होंने पहली बार घर लिया और उन्होंने कंप्लाइंट तरीके से अपने कर्जे वापस किए। यहाँ पे तो टेक्सटाइल के शोबे को कर्जे मिलते रहते हैं ना पाकिस्तान में सालों से। जी 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 किसी छोटे को तो देखते ही नहीं ना हम लोग के कर्जे दे। तो ये आपके सामने मिसाल मौजूद है ना, वो रीफाइनेंस हो या जो भी हो 0% पे इंटरेस्ट रेट आपने दे दिया। तो अब ये कराची की बात थोड़ी बिल्कुल कीजिए, मुझे बताया ना, क्योंकि आप नेशनल बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कितने बने थे घर? देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल में नहीं बन सके ना, यहाँ वजह ये थी कि अब क्या होगा यहाँ पे इससे, ये जो आप वापस ले लेंगे कोई फर्क पड़ेगा? कराची तो वही है, वही हुकूमत है, वही बिल्डिंग कंट्रोल है, वही सब कुछ है। देखिए बात ये है कि चैलेंजेस हैं। अब ये सोच के हम कुछ भी नहीं करें तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। हमें अपना एक गोल सेट करना चाहिए एज ए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी शुड विथ ऑल ताकत हमें उसकी तरफ मूव करना चाहिए। और उसमें तकलीफ़ें भी आएंगी, आसानियाँ भी आएंगी, पर हमारा गोल सेट होना चाहिए। हमारा गोल ये है कि आबाद के मेंबर तमाम उन लोगों को रिहायशी फैसिलिटीज़ फराहम करें जो इस मुल्क में अपना घर बनाना चाहते हैं। कुड भी जैसे आपने कहा 50 लाख का, और कुड भी 5 करोड़ 10 करोड़ का भी। सो किसी एक सेगमेंट को हम केटर नहीं कर सकते। यस, जो लोअर सेगमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट को हैंड होल्डिंग ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा सब्सिडाइज लोन, सब्सिडाइज लैंड, डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ लैंड। अच्छा, ये जो पीबीसी वाला मसला था, इसको उन्होंने कहा आप रिलेटिवली फॉर्मल है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उनके लेटर में, इट्स अ वेरी, ये रिलेटिवली फॉर्मल इंडस्ट्री, यानी नॉट टोटली अनडॉक्यूमेंटेड, रिलेटिवली फॉर्मल। और फिर उन्होंने दूसरी जो बात की है कि ये जो आप यानी जो अनडॉक्यूमेंटेड वाला जो मसला है कि जो ट्रेडिंग बढ़ेगी उसमें वो अनडॉक्यूमेंटेड वाला जो सेक्टर है वो बढ़ेगा, लेकिन ये रिलेटिवली वाली बात समझाएंगे क्या? पहले ये जो सेकंड पार्ट है मैं उसको बता दूँ। ये कहते हैं अनडॉक्यूमेंट सेक्टर जिस वक्त रजिस्ट्री करें उस वक्त उसकी इंफॉर्मेशन एफबीआर ले लेना और कर दे रजिस्टर। थोड़ा सा एफबीआर भी अपनी डेटा माइनिंग करे, मेहनत करे, अपनी स्किल्स बढ़ाए तो ये काम हो सकता है। अब इन्होंने कहा कि रिलेटिवली डॉक्यूमेंटेड, तो यार ये टर्म तो मैं किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम इतनी अच्छी विंडो ड्रेसिंग नहीं जानते हैं जितनी पीबीसी वाले जानते हैं। ये मेरा इसका जवाब ये है। अब इसमें सब इसके आपके जवाबात मिल जाएंगे। क्यों नहीं जानते आप लोग इतनी अच्छी? हम इतने वो बोलता नहीं, हम पहुंच जाएंगे हम भी 2-4 साल में वहीं। फिर हाँ, दे आर रिलेटिवली मोर उसका ना वो मैं कहता हूँ रिलेटिवली वो विंडो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन ये वो कहते हैं कि वी वांट इक्विटी इन टैक्सेस। जी, वो कहते हैं आपका जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो 18% जीएसटी पर है, और आपका जो इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो उनका गैस रेट आपने 17% कैपिटल पॉपुलेशन से बढ़ा दिया। तो एक तरफ आप इंडस्ट्री के जो दीगर सेक्टर्स हैं लार्ज स्केल और दीगर, उनको आप टैक्स बढ़ा रहे हैं, उनके गैस के रेट्स बढ़ा रहे हैं, और एक सेक्टर जो है जिसको आप कह रहे हैं मदर ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पर, और उसको आप रिलीफ देने जा रहे हैं। ये बात है सर, मुझे बताइए ना, रिलीफ दे तो सबको दे। कौन सा रिलीफ दे रहे हैं? हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि हमें एडवांस नहीं लें, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ले लें। एफईडी ले रहे हैं, फिर एफईडी तो देखें, एफईडी तो कानून में लगती नहीं है। देखिए ना, लग गई ना, नहीं बजट में तो मतलब कोर्ट थोड़ी बंद हुए हैं, हम तो कोर्ट में जा चुके हैं। लेकिन हुआ तो अभी नहीं, तो वो तो अगर एफबीआर से हमारी रिक्वेस्ट भी है आप अपना वकील भेज दें, हो जाएगा। अगर कोई वकील ही नहीं भेजेगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, पर हम उस डिबेट में नहीं पड़ते। हम ये कहते हैं कि जैसे आपने कहा ना इक्विटी फॉर एवरीवन ना, ये आप सारा टैक्सेशन है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे सेक्टर पे ज़्यादातर लोग एओपी में और ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप में। उस पर इनकम अगर उनकी 15 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 60% इनकम पे टैक्स है, 60% टैक्स। मैं समझता हूँ जितना टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर दे रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर दे रहा है, आप ताज्जुब करेंगे ये नहीं दे रहे हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूँ और उनको भी बिठाएं, नेक्स्ट टाइम मुझे भी बिठाएं, मैं वो शीट बना के ले आऊँगा और वो भी बना के ले आएँ कि वो क्या दे रहे हैं। जब एक प्लॉट लेने से मकान बना के डिलीवर करने तक हम कितना टैक्स दे रहे हैं, वो आप ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है या इस पर टैक्स नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ बातें हैं, बातें करने की, ताकि लोगों को उलझाया जाए। देखें, और हम एक बात मैं हमेशा और भी कहता हूँ कि ये जो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना, देखिए आपको सिर्फ इसको रेवेन्यू की नज़र से नहीं देखना है। ये वो काम कर रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी तबाह हुआ था ना, तो यही इंडस्ट्री को चलाया गया था इकॉनमी को सीधा करने के लिए। आज जो दुबई बना है ना, ये कंस्ट्रक्शन से ही बना है। आज जो सऊदी अरब बनने जा रहा है वो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को लोग बुला रहे हैं। तो मेहरबानी करके, और 10 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं इस सेक्टर में, आफ्टर एग्रीकल्चर, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके इदारे खुद कह रहे हैं। तो लिहाजा, और ये वो सेक्टर है जिसमें सुफियान, आप और हम, हमारे वालिदैन ने मकान ख़रीदा, हम 50 साल सब रहे वहाँ, शादियाँ हो गई, भाई बहन की बड़े हो गए, वो बाद में बिका और लोगों ने, भाई बहनों ने 5 मकान और ले लिए। ईजीएस्ट इन्वेस्टमेंट है ये। लेकिन अब नहीं ले सकते सर, भाई बहन ना खुद हम ले सकते, मैं तो नहीं ले सकता, मतलब अब नहीं ले सकते क्योंकि इतनी स्पेकुलेशन हुई, इतना इसमें पैसा लगा कि प्लॉटों की कीमतें ऐसी पहुंच गई कि वो बाप दादा ने जो ले लिया वो ले लिया। अब तो कोई सोच भी नहीं सकता तनख्वाहदार लेने का। स्पेकुलेशन के बिल्कुल खिलाफ है, तभी तो ये कंसर्न है लोगों को। और हम ये कहते हैं कि आप मरात ऐसी दे दें कि जो प्लॉट लेता है और प्लॉट लेके अपना मकान या बिल्डिंग बनाता है उसको मरात दें ताकि ये स्पेकुलेटिव काम रुके। नहीं, पर ये जो बात है कि 17% टैक्स बढ़ गया कैप्टिव पावर प्लांट्स का, तो वो भी गलत हुआ ना फिर इसका मतलब? मुझे अगर बताइए 17%। और अगर वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंटेड जो है आपका सेक्टर 18% जीएसटी दे रहा है, तो वो भी उन्हें वापस रिलीफ देना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं कि हमें भी आप रिलीफ दे दें इतना इक्विटी के हिसाब से। मैं ये कह रहा हूँ अगर उनका 17% बढ़ने के बाद भी 60% टैक्स हो गया है तो देना चाहिए, ये नहीं तो उनको भी 60% पे ले आए ना। एग्री कर लें मैं और आप इस पे, उनको भी बुला लें, हम सब इस पे एग्री हो जाएं कि भाई इक्विटेबल होना चाहिए। आपने यही कहा ना, तो ले आए उनको, हमें क्या एतराज़ है? अगर हम कम है तो हमें बढ़ा दें। और दूसरी बात, हम तो 18% जो हम हर प्रोडक्ट जो खरीदते हैं जीएसटी पेड है, वो तो हम इनपुट भी नहीं लेते हैं, ये तो सब इनपुट लेते हैं। फ्लाइंग इनवॉइसेस क्या होती है? किसी दिन एफबीआर वालों को बुलाइए ना, फ्लाइंग इनवॉइसेस कहाँ जाती है, कैसे इस्तेमाल होती है, ये वही करते हैं जो इनपुट लेते हैं। तो देखिए, हम लेट्स नॉट, वो बोलते हैं ना ये वॉश आर डर्टी लिनन जो है, अगर ये कहते हैं मैं एग्रीड हूँ, हमारा 60% टैक्स है इनकम पे, इनका भी 60% है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं, कम है हमारा बढ़ा दें। इस पैकेज पे ये आईएमएफ मान जाएगा? ये आप इस पे आईएमएफ का एतराज़ क्या हो सकता है? ये एडवांस टैक्स है सर, वो तो एक बात है ना, फिर एफईडीबी है, फिर वो जो आपकी जो आप शुरू में जो एग्जेम्पशन वाली बात है कि पूछा ना जाए पहले आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले पे, ये जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना इसमें, एक चीज़ मैं बताऊँ, आईएमएफ मान जाएगा तो फैटफ में ग्रे लिस्ट में तो दुबई भी था ना, दुबई भी था और फैटफ में हम भी थे, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे लिस्ट से निकल गए, वहाँ सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब आईएमएफ को मनाना कि ये 2 करोड़ रुपए का तो $1 लाख भी नहीं हुआ ना। तो दुबई में तो हम तो 25वीं बार आईएमएफ के पास गए हैं ना, अब तो हम तो वो बन गए कि जाके, और हम पे तो डंडा रखा हुआ है ना आईएमएफ ने। अब दुबई और हमारी कंडीशन, मैं फैटफ की बात कर रहा हूं। फैटफ में तो वो डिप्लोमेटिकली हम बड़े मामला थे ना फैटफ के, इट वाज नॉट ओनली ऑन फंडामेंटल्स ना, हम दोनों ग्रे लिस्ट में थे ना जी, दोनों ग्रे लिस्ट। लेकिन दुबई के जो जियो स्ट्रेटेजिक हालात थे और हमारे जो हालात थे, हमारी जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, वो भी तो एक रोल प्ले कर रही थी। ये तो हमारे मैनेजर्स ने इसको करना है ना, ये तो हमारा काम नहीं है, वो तो हमारा डोमेन भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखें, हमारा एक कल्चर है, आईएमएफ को समझाना है। देखिए, कोई हमारे में जो कमज़ोर आदमी मकान लेता है तो उसकी बहन भी मदद करती है, भाई भी मदद करता है, कुछ जेवर बेचते हैं, कुछ माँ बाप का हिस्सा मिलता है। सो ये हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आपको पहला जो मकान पाकिस्तान में ख़रीदेगा ना पाकिस्तानी, उसको इनकरेज भी करना चाहिए, उसकी हैंड होल्डिंग भी करना चाहिए। हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे तो यकीन माने ये लोग कच्ची आबादियों में जाएंगे, ये लोग कच्ची आबादियों में जाएंगे। ये शहर कराची का, सूबा सिंध का और पाकिस्तान का नुकसान होगा। नॉट ओनली दिस, जो रोज़ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कुर्बानियाँ दे रही हैं, ये उनकी कुर्बानियों को भी रायगा करेगा। देखिए, ये बहुत कॉमन बात है, मेरा घर है, आपका घर है ना, हमारी एक यहाँ से अटैचमेंट है। प्लीज़ हेल्प अस टू क्रिएट दिस अटैचमेंट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। और भी बहुत गवर्नमेंट कर रही होगी, ये भी कर रहे होंगे, पीबीसी वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हावेवर, ये आम आदमी का हक मकान लेने का, उसको नहीं ख़त्म कर। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें वहाँ का शहरी उस मुल्क में मकान नहीं ले सकता है। कोई एक मिसाल तो आप दे दें, पूछ लेना कौन सा मुल्क है जिसमें उस मुल्क का शहरी उस मुल्क में मकान नहीं ले सकता है। दूसरा ये भी बता दें कि अभी हम एक क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे या मकान लेना चाहे या दुकान लेना चाहे, वो एफबीआर से एनओसी ले। एफबीआर के हालात आपको सबको पता है और वो मीटिंग्स में इस बात का एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी वो नहीं है, और भी चैलेंजेस हैं, इंटेग्रिटी के भी चैलेंजेस हैं। सो हम एक ऐसा नया बॉटलनेक क्रिएट कर दें कि हम कहें, लोग बोले यार यहाँ तो पाकिस्तान में हम प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते, चलो लेट्स गो आउट। ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद, आपका मकसद और हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का ये होना चाहिए कि जो पैसा इन्वेस्टमेंट दुबई गया उसको वापस लेके आएँ और जो जाने वाला है उसको भी रोकें। ऐसी पॉलिसीज़ दें
जो रीजनली कम्पिटिटिव हो। अच्छा, ये तो चलिए, ये तो पैकेज वाली बात हो गई। आपने शिकायत यानी किससे की थी? जो बिलावल साहब ने शिकायत की आप लोगों से, किससे शिकायत की थी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शिकायत की बात नहीं है। बिलावल साहब, उन्होंने तो शिकायत ही कहा था। बिलावल साहब सिंध के लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, और हम देखते हैं कि कुछ अरसे में वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भी, आज नहीं, साल 5 साल 10 साल बाद होंगे शायद। हम ये समझते हैं कि कहीं पर भी कोई भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर के पास जाके कोई बात करता है तो वो शिकायत नहीं होती। अगर हमारे किसी कारोबारी भाइयों ने कहीं पर कोई बात की है तो वो उन्होंने इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री की है। बिलावल साहब से उस दिन बिलावल साहब ने जो मीटिंग बुलाई उसमें जो बात हुई वो शिकायत नहीं थी, वो भी इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटी एंड प्रोविंस। नहीं, लेकिन आपके जो लोग थे उन्होंने जाके किसी कंसर्न क्वार्टर में जाके ऐसी शिकायत लगाई ना कि वो यहाँ तक असर आ गया उसका। मतलब देखिए, हमारे लोग सही जगह गए थे शिकायत लगाने। हमारे लोग नहीं थे, FPCCI के भी थे, आबाद के भी थे, साइट एसोसिएशन के भी थे, कराची चैम्बर के भी थे। शिकायत नहीं, जनरल बात हुई। देखें, बात जब बैठते हैं ना, तो अभी जैसा आप कर रहे हैं मुझसे बात, तो मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। हकीकत क्या बयान की थी? मतलब क्या कि देयर इज लार्ज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटी। देयर हैज़ टू बी डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और इसी तरह अगर लैंड ग्रैबिंग के जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस होने चाहिए ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। जनरल ये बात थी। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये इसमें तो किसी को इख्तिलाफ हो ही नहीं सकता, चाहे वो एक फोरम हो, 2 हो या 3 हो, सब बोलेंगे ये वाजिबी बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मतलब वाजिबी बात तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंसर्न जो गवर्नमेंट है, आपने उसको कंप्लेन की होगी ना पहले, और नहीं सुनी गई तभी आपने वहाँ जाके कंप्लेन की ना। मतलब आपसे मतलब ये कि लोगों ने कंप्लेन की, ये हुआ ना। हम समझते हैं ये भी हमारी गवर्नमेंट है, वो भी हमारे लोग हैं। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो शायद नहीं समझ रहे ना, वो कह रहे हैं आप हमें कंप्लेन करें ना, आप उधर क्यों कर रहे हैं, वो तो नहीं समझ रहे। आज बड़ा किसको कंप्लेन? देखिए, आज बड़ा अब तो खैर कमेटी वगैरह का इजलास हो गया। आज बड़ा पॉजिटिव काम हुआ है जिसके लिए हम बिलावल भुट्टो साहब और मुराद अली शाह, वो जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे ना पॉजिटिव कहेंगे। ये कमेटियां वगैरह बनने, डायरेक्शन तो सेट हो रहा है ना। लेकिन हमें देखें, जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना पड़ेगा। आज उन्होंने पहला इजलास बुलाया और उन्होंने कहा कि हर 15 दिन में CM साहब इजलास करेंगे इस कमेटी का, बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। सो आई थिंक दिस इज़ अ मूव इन राइट डायरेक्शन। वहाँ सारे बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स थे, जो नहीं थे उनको हमने कहा कि कोऑप्ट कर लें, ताकि इट हैज़ टू बी ए विन विन पोजीशन फॉर एवरीबडी। और जो फेडरल गवर्नमेंट के भी मसाइल हैं प्रोविंस के हवाले से, उसको भी हमने कहा एज एन बिजनेस कम्युनिटी हम भी एड्रेस करेंगे, क्योंकि हमारा अपना भी इंटरेस्ट है इसमें, हमारा अपना भी। सो जब हम सब मिल के एक यूनाइटेड होंगे और यकीन माने, और सब कमिटीज़ भी बन गई, अगर यहाँ मसला नहीं होगा सब कमेटी में रिजॉल्व, तो ये मेन कमेटी में आएगा, नहीं तो वील टेक द मैटर टू बिलावल साहब अगैन, विच ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू से कंसेंटेड। जैसा आपने कहा कि उन्होंने कहा मेरे पास ले आओ, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम ऑन करते हैं, हम जवाब दें। सो हम बिल्कुल जाएंगे, ये अब विंडो खुल गई है, और हम सब कारोबारी तंजीमें ये चाहती हैं कि इस सूबे के मफाद में फैसले हो, ना फैसले हो, उस पर दरामद भी हो टाइमलाइन के साथ। 15 साल से हुकूमत है इनकी, अब जाके विंडो खुली है ये वाली, मतलब, और अभी भी पता नहीं खुली है नहीं खुली है, मुझे नहीं पता। एक इंग्लिश का फ्रेज है, बेटर लेट देन नेवर, और ये बिलावल साहब ने इतनी तकरीर में एक्सेप्ट किया कि लेट हो गए हम इसके लिए, कोई हर्जा नहीं, अभी हो गई, पर हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं। तो उसका कोई आउटकम मेजर होगा ना कि आपके कब्जे कम हो जाएंगे, या आपका नक्शा जो पास होता है वो उस पर रिश्वत नहीं लीजिए, क्या मतलब क्या आपने आउटकम कोई मेजर्स होते हैं ना, हर चीज़ को KPIs होते हैं ना, तो वो क्या KPIs हैं, क्या सेट किए KPIs? देखिए, आउटकम जो आसान है कि यहाँ इसी टेबल पे आके मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि ये चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। मेरे अलावा दूसरे बिजनेस हाउसेस के नुमाइंदे आके बात करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस को, अभी कोई रिश्वत मांगेगा किसी से तो वो जाके इस कमेटी को बता देगा कि ये मुझसे रिश्वत मांग रहा है नक्शा पास कराने के लिए, या क्या होगा, या यानी किसी का कब्जा हो जाएगा तो वो जाके बताएगा कि मेरे प्लॉट पे कब्जा हो गया, तो जो चीज़ कोर्ट के स्टेज से भी नहीं हल हो पा रही वो कमेटी हल करेगी। मतलब देखिए, मैं आपको जो आपने पहली बात की रिश्वत पर, यहाँ की सोसाइटी की मैं साइकी बता दूँ और ईमानदारी से बता दूँ। देखिए, लोग कराची वाले कारोबारी ना स्पीड मनी मेरे ख्याल में देने को बुरा नहीं मानते हैं, एतराज़ भी नहीं करते हैं। वो जो अनशर्ट पैसे मांगे जाते हैं ना, उसमें लोगों को एतराज़ और तकलीफ है, मेरे ख्याल में वो चीज़ एड्रेस हो जाएगी। एक चीज़, स्पीड मनी और अनशर्ट मनी, मतलब देखिए, स्पीड मनी ये है, मैं आपको बता दूँ, स्पीड मनी ये है कि मेरा टेबल टू टेबल फाइल चलती है ना, तो जो आदमी करता है तो आदमी खुशी से उसको मिठाई के पैसे दे देता है। एक होता है कि नहीं भाई, ये इतने पैसे आएंगे तो काम होगा, वरना नहीं होगा।
दिस इज़ द डिफरेंस। मैं ये समझता हूँ, जितना मैं अपने कम्युनिटी में घूमता हूँ, बिजनेस कम्युनिटी में, सो वो लोग कहते हैं कि यार काम अगर कोई बदमाशी से नहीं पैसे मांगे, मिठाई के पैसे देने को तैयार है, मतलब जो हकीकत है यार, हमें सच ही बोलना चाहिए ना, मिठाई के पैसे देने को तैयार है, पर वो जो है ना कि मैं फाइल चलाऊंगा ही नहीं, अप्रूवल करूंगा ही नहीं, इतने पैसे लूंगा तो करूंगा, वो बात गलत है। और वो बात अब एड्रेस होगी और वो अफसरान भी पॉइंट आउट होंगे इन कमिटीज़ में। वो अफसरान नैब पकड़ चुकी है, उनको छापे पड़ चुके हैं सिविक सेंटर पे, कोर्टों के केस बन गए हैं, अरेस्ट बेल्स हैं उनकी, वो उससे नहीं सुधरे तो वो ये बिलावल साहब की कमेटी से सुधर जाएंगे? मतलब मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूं। मैं समझता हूँ सिंध में रिकॉर्ड बन गया था सिविक सेंटर पे छापों का। मैं यहाँ सुबह एंटी करप्शन मारता था, दोपहर में नैब मारता था, फिर FIA मारता था, तो हम सुबह से शुरू होते थे, शाम तक 5-6 छापे होते थे सिविक सेंटर पे, तो वो उससे नहीं सुधरे वो लोग, तो अब कैसे सुधरेंगे? देखिए, सिंध हुकूमत के पास कोर्सिव मेजर्स लेने की भी गुंजाइश है, इंक्लूडिंग टर्मिनेशन फ्रॉम द जॉब, पोस्टिंग टू अ प्लेस वेयर वो सिर्फ मिठाई के पैसे भी नहीं मिलेंगे। हाँ, तो ये बहुत देखें। और बिलावल साहब जिस चीज़ को लेंगे, ओन करेंगे, और अगर उस चीज़ में भी सिंध में तब्दीली नहीं आएगी तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। ये बिलावल साहब के लिए और हम सब के लिए बड़ा चैलेंज है कि हम कामयाबी से मिल के नेविगेट करें इस शिप को। हम किसी जगह टक्कर नहीं लगाएं, हम इसको नेविगेट करें और अपनी मंजिल तक पहुँचाएँ। तो वो मतलब आपको लगता है कि वो एम्बिशियस है एंड ही इज़ फर्म ऑन इट कि वो नहीं खत्म करना ही? देखिए, ओनली अ पॉलिटिकल टैक्टिक क्या आप लोगों को, क्योंकि आप शिकायत करने चले गए थे कहीं, तो उन्होंने कहा चलो इनको मना लेते हैं थोड़ा? नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि बिलावल साहब यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा कि आई एम हियर फॉर अ लॉन्ग इनिंग। सो मैं समझता हूँ कि डिलीवरेंस होगा, और उनकी टीम भी पॉलिटिकली जो यहाँ पर है काफ़ी एक्टिव है। सईद गनी साहब है, नासिर हुसैन शाह साहब है, शर्जील साहब है, जाम का वो हैं, इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर साहब हैं, मुराद अली शाह साहब हैं। सो जब ओनरशिप होगी ना जी बिलावल साहब की, तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि यही वो नौजवान हमारे मिनिस्टर्स जो हैं और हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत आला परफॉर्म करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो यकीन माने हम फिर बिलावल साहब के पास जाके बैठ जाएंगे। तो बिलावल साहब के पास जाएंगे या कहीं और जाएंगे फिर जगह लेके? नहीं, पहला स्टेशन तो हमारा बिलावल साहब ही है। पहला स्टेशन बिलावल साहब होंगे। चलिए ये तय हो गया। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। नाज़रीन, इसी नोट पे एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, समराइज़ करेंगे आज की सारी गुफ्तगू को रियल एस्टेट सेक्टर और मैं यकजहती कश्मीर के हवाले से। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू हुई कि आज कश्मीरियों के साथ उस अज़म को हम दोहराते हैं जो वहाँ पर तहरीक आज़ादी में जो लोग हैं, उन जो शोहदा हैं, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, और जो इस वक्त इस जंग में हैं, उनके लिए दुआएँ, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। और आज पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में हम ये दिन मनाते हैं और कोशिश करते हैं कि बेनकाब करें भारत का मकबूल चेहरा पूरी दुनिया के सामने, उन जो मजालिम हैं कश्मीरियों के ऊपर, उनको बेनकाब करें। साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात हुई आबाद से और उनसे जाना उनका मौक़िफ़ रियल एस्टेट पैकेज के हवाले से कि उनकी तवक्कात इस पैकेज से क्या है, हमारी तवक्कात इस पैकेज से क्या है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात क्या हैं, और ख़ास तौर पर सूबे सिंध में और कराची में खुसूसी तौर पर जो सूरत हाल आबाद को दरपेश है, चैलेंजेस दरपेश हैं, या जो कंप्लेंट्स हैं जिसके लिए कमेटी भी तश्कील दी है सिंध गवर्नमेंट ने, वो एतराज़ात क्या है और उनको एड्रेस करने के लिए क्या किया जा रहा है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।